नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। रोजाना रात को 9 बजे हम लोग एसएससी जीडी पे आने वाले मैथ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आज ही हमारा 14th सेशन है और कल 15th सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमारे 300 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग एसएससी सीएचएसएल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी आज और कल हम लोग 2 दिन मैथ की जीडी लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी और कर लेते हैं, फिर आते हैं सीएचएसएल पर। चलिए तो आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ऐसा क्वेश्चन आपने लगाया है, इसलिए थोड़ी आंसर जल्दी बताइएगा 5 सेकंड के अंदर। आसान क्वेश्चन है और लगाया भी है आपने। कह रहे दीपक तथा विनोद की गति यानी स्पीड क्रमशः 19-12 के अनुपात में है ना, 19 और 12, जिसमें विनोद यानी दूसरा व्यक्ति जो है उसकी स्पीड 84 है, तो कितना हुआ 7 जा, तो इसका भी क्या कर देना है 7 जा कितना हो जाएगा 133 किलोमीटर पर आवर। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। चलिए बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए ये आपका टाइम एंड वर्क पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिनों में गिरा सकते हैं, तो 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिनों में समान इमारत को गिरा सकते हैं, कितने दिनों में उसी इमारत को गिरा सकते हैं। टाइम बताना है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 15 सेकंड के अंदर इसका आंसर दीजिए जल्दी से। चलो देखो, ये आपके M1 D1 H1 वाले कंसेप्ट पर बेस्ड है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। कई सेटों में हमने देखा इस पर बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट पे। तो यहाँ पे पहले 16 मजदूर रोजाना 8 घंटे काम करते हैं, 32 दिन लगाते हैं एक इमारत को गिराने में। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने मजदूर, 24 मजदूर कितने घंटे अब काम कर रहे हैं 12, कितने दिनों में, यही हमको पता करना है। उसी इमारत को गिराने में कितना टाइम लेंगे, तो ये 8 से 3 हो जाएगा, 4 से 4, 4 से ये 3, अब 32 का 4 गुना 128 और ये 9 आएगा डिनोमिनेटर पे, यानी दिन कितने लगेंगे 128/3। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, प्रैक्टिस करके रखिएगा इनकी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये डीआई पर बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से डीआई को पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आंसर देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। व्यय का मतलब कॉस्ट या एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, राजस्व मतलब इनकम। एक्सपेंडिचर टू इनकम का रेशियो आपको दिया हुआ है इन बार ग्राफ पर, जो ग्राफ बने हुए हैं। आपको बताना है वर्ष Y4 के लिए राजस्व अगर 22,500 रुपए है तो Y4 का लाभ क्या होगा, प्रॉफिट बताना है आपको, ठीक है। ये डीआई सेम हम लोग लगा चुके हैं, लेकिन हर बार क्वेश्चन अलग होता है। इस बार आपसे पूछ रहा है लाभ क्या है, प्रॉफिट। लगाइए, 15 सेकंड का टाइम है इसमें भी। चलिए देखिए, बात हो रही है Y4 की, तो Y4 पे डेसिमल कितना है 0.90, तो 0.90 को हम लोग थोड़ा सिंपल करें तो क्या बनेगा 90/100, और सिंपल करें तो 9/10, यानी कुल मिलाकर के हमें एक्सपेंडिचर और इनकम का जो रेशियो दे रखा है इन्होंने 9/10 है, जिसमें इनकम 22,500 यानी 10 की वैल्यू है 22,500, तो हमें 9 की वैल्यू बतानी। तो पहले 1 कितना हो जाएगा, एक 0 कैंसिल कर दीजिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2250 में 9 का गुणा कर देना। 2250 में आप 9 का गुणा करेंगे। अच्छा, यहां पे कॉस्ट आएगा, हमें बताना क्या है प्रॉफिट, तो आप इसे मत निकालिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर दीजिए। तो ये 10 है, ये 9 है, तो डिफरेंस कितना होगा 1, तो 10 अगर है 22,500 तो 1 कितना होगा 2250,
ये आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, मुझे लगा एक्सपेंडिचर बताना है, पर प्रॉफिट बताना है तो एक्सपेंडिचर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, रेशो से ही हो जाएगा। 9 अगर एक्सपेंडिचर है, 10 अगर इनकम है, तो 1 प्रॉफिट होगा और 1 की वैल्यू कितनी बनेगी, 2250। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा ये प्रॉफिट लॉस का ही है, यहाँ पे शायद थोड़ी पार्टनरशिप का क्वेश्चन बन रहा है। कह रहा है पीक्यूआर क्रमशः 7, 4, 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में वो कुल इतना लाभ कमाते हैं तो पीक्यू को मिलाकर कुल कितना हिस्सा है। 10 सेकंड के अंदर लगना चाहिए। चलिए देखिए, रेशियो क्या है, 7, 4, 9। हमें किसका बताना है, पी और क्यू को मिलाकर, तो पी और क्यू मिलाकर कितने हुए, 11। टोटल कितना हुआ, 11, 9, 20, तो 11/20 बताना है किसका, 6680 का। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3, 3, 4, 11 से गुणा कर दीजिएगा, तो 44 पहला होगा, 33 और 4 37 होगा, 74 से खत्म एक ही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पार्टनरशिप का सिंपल क्वेश्चन था ये, आज का अपना 5th क्वेश्चन, ये भी आपके डीआई पर बेस्ड है। डेटा अच्छे से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों के लिए एक देश के कुल निर्यात 1000 करोड़ों में दर्ज, ये जो भी है 1000 करोड़ का निर्यात है, तो आपको बताना है सबसे कम निर्यात वाले वर्ष तथा दूसरे उच्चतम निर्यात वाले वर्ष के निर्यात का अनुपात क्या है। निर्यात यानी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहां पे 7 वर्षों का डेटा है, अच्छे से लगाइए। चलो बाकी कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो किसकी बात हो रही है, सबसे कम निर्यात, तो इस डेटा में सबसे कम कौन है, 500। और इसका रेशियो किससे लेना है आपको, दूसरे उच्चतम, तो सबसे ज्यादा कितना है, 1300, तो दूसरा उच्चतम कौन हुआ, 1200, यानी 500 का रेशियो हमें 1200 से लेना है, तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, 5, 12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचता है, हर केस में रिमाइंडर 4 हो, वो कौन सी नंबर होगी। 4 ऑप्शनों में है, एलसीएम का क्वेश्चन है, लगाइए 10 सेकंड के अंदर। चलिए देखिए, शेषफल 4 कब बचेगा, जब वो मल्टीपल से 4 ज्यादा होगा, और मल्टीपल कैसा चाहिए, सबसे छोटा, यानी सीधा एलसीएम का क्वेश्चन है, हमें इनका लघुत्तम लेना है, 4 जोड़ देना है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 12, 15, 20 का तो 60 होता है, 60 का 54 के साथ क्या एलसीएम बनेगा, ये अपने को देखना है। तो अभी ये 2 से 27 हो जाएगा, 3 भी अलग करूं तो 6 नहीं है 54, और 6 से ये 10 होता है, तो 9, 10 में कोई कॉमन तो है नहीं, तो गुणा ही करना पड़ेगा, 90 गुणे 6 यानी 540। ये वो संख्या होगी जो चारों से डिविजिबल होगी, पर हमें तो रिमाइंडर भी चाहिए ना, इसलिए 540 आंसर मत दीजिएगा, 544 दीजिएगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर भी 4 चाहिए, इसलिए लास्ट पे 4 को ऐड भी कर देना है। एलसीएम का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 7वें क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए। 2 संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ये हमें बताना है। व्युत्क्रम यानी उनका इनवर्स जो होगा उसका एडिशन बताना है। चलिए अब तक में आ जाना चाहिए। मान लीजिए वो संख्या a और b है, तो हमें क्या पता है, पहले a प्लस बी, और क्या पता है, a गुणे b।
हमें क्या बताना है, इनके इनवर्स यानी 1/a और 1/b का एडिशन। इसको सिंपल करोगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी अपॉन ए बी ही तो बनेगा। ये इधर जाएगा आपस में इंटू होगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8, a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 15, तो आंसर हो गया 8/15। संख्या ढूंढने मत जाइए, आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। इनवर्स का एडिशन ये बनेगा और ये दोनों आपको पता है, a प्लस बी भी कितना है और a इंटू बी भी कितना है, ठीक। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, 8वें क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लगाइए। कह रहा है कि यदि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पी क्यू आर है, क्षेत्रफल है ध्यान दीजिएगा, तो उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा। इसके लिए 20 सेकंड लीजिए, लगाइए। चलिए देखिए, घनाभ की बात हो रही है, तो घनाभ का ये जो फेस होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग ये जो बना रहे हैं, ये घनाभ हुआ, तो ये जो है फेस है। ऐसे कितने फेस होते हैं इसके, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये कह रहा है 3 संलग्न, संलग्न मतलब इंग्लिश में एडजेसेंट बोलेंगे, एक दूसरे से जुड़ी हुई। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको सामने से देखूं तो एक फेस ये, एक जो नीचे फेस है और एक जो इधर का फेस है, तो ये 3 संलग्न हो गए, एडजेसेंट फेसेस हो गए। तो कह रहा है एडजेसेंट फेसेस का एरिया पी क्यू आर है। तो अगर मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो इस नीचे फर्श का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सामने जो साइड आपके तरफ है वो क्या बनेगा, बेस इंटू हाइट। और जो बिल्कुल इधर साइड पे है उसका एरिया क्या बनेगा, ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे क्यूबोइड यानी घनाभ का जो हर एक फलक होता है, हर एक जो तल होता है वो आयताकार होता है। तो आयत का क्षेत्रफल मैं लगा रहा हूं, और यही तीनों हमको दे रखे हैं पी क्यू आर, यही तीनों क्या दे रखे हैं, पी क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, तीनों का इंटू कर देते हैं। जैसे ही तीनों का इंटू करेंगे तो ये तो पी क्यू आर हो जाएगा, लेकिन इधर क्या आएगा, लेंथ 2 टाइम्स है, तो आपका लेंथ यहाँ पे स्क्वायर में हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे लेंथ ब्रेथ, एक का ब्रेथ हाइट और एक का लेंथ और हाइट होगा, यहाँ पे एक को सुधार लेना है, एक का लेंथ इंटू हाइट होगा, ठीक है। तो जब इसका इंटू करेंगे तो लेंथ 2 टाइम्स है, ब्रेथ 2 टाइम्स है, हाइट 2 टाइम्स है, और इधर इंटू करने पे क्या मिल रहा है, पी क्यू आर, ठीक है ना। तो लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर हाइट स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा है, पी क्यू आर। तो लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लिकेशन ही तो आयतन होता है किसी भी घनाभ का। किसी भी घनाभ का हमें आयतन बताना है ना, तो आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अंडर रूट पी क्यू आर। अगली बार से ध्यान रखिएगा, जब भी 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल आपको देगा तो आप उसका वॉल्यूम बड़े आसानी से बना सकते हैं, इवन उनकी साइड भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये आंसर तो आ गया, अगर मैं आपसे पूछूं लेंथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, हाइट कितना होगा, अलग अलग पूछूं तो भी आप बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि तीनों का मल्टीप्लिकेशन पता है और तीनों 2 2 का अलग अलग पता है। इसका भाग करेंगे तो क्या बचेगा, लेंथ बचेगा। इसका भाग करेंगे इसमें तो क्या बचेगा, हाइट बचेगा। इसका भाग करेंगे तो क्या बचेगा, ब्रेथ बचेगा, अगर मान लीजिए जरूरत है तो, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कभी ये पूछा जाता है सबसे बड़ी उसका जो डायमेंशन है वो बताएं, सबसे बड़ा आयाम। तो ऐसे केस में फिर वॉल्यूम ना निकाल के हम लोग को एक एक साइड निकालनी पड़ती है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। वैसे आप में से जो क्लास में पढ़ रहे होंगे बच्चे, तो हम लोगों ने मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में इसको पढ़ा है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर। कह रहे हैं 8,250 की राशि 5 वर्षों में 2,475 का साधारण ब्याज देती है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। बहुत ही आसान सिंपल फॉर्मूले पे रख दीजिए, 10 सेकंड के अंदर आंसर ला दीजिए, लगाइए।
चलिए आ जाना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा होगा तो जल्दी कर लोगे। तो यहाँ पे ब्याज हमको पता है कितना, 2475 रुपए, प्रिंसिपल कितना पता है 8250, ब्याज की दर पता करने हैं, समय 5 वर्ष। यही तो होता है साधारण ब्याज, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसको थोड़ा सिंपल करिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल कर लीजिए, तो कितना बनेगा, 5 का 4 गुना 20, फिर 9 गुना, फिर 5 गुना। अभी भी ये 5 से डिविजिबल है तो इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये 5 से कितना बन जाएगा 165, इसको डिवाइड करिए, ये कितना बनेगा आपका 5 का 9 गुना है ना 45, और फिर 9 गुना 45, 5 से इसको डिवाइड करिए तो 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करिए तो कितना बनेगा 33, और 33 का जस्ट 3 टाइम्स ये होगा। इकट्ठा बड़ी नंबर से कैंसिल करते तो और अच्छी बात है। तो आर की वैल्यू क्या बनेगी सर, 3 2 6%। ये तो हुआ अपना ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा तरीका क्या है, इस 5 वर्ष का पहले 1 वर्ष बना लीजिए, 1 वर्ष कितना बनेगा, 5 से जैसे इसमें डिवाइड करेंगे 2475 में कितना आएगा अपना 495, और ये देख लेना है 495 8250 का कितना परसेंट है, ठीक ना, कितना परसेंट है ये चेक कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, अपना 10th क्वेश्चन, अच्छे से लगाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 है। यदि पहली वस्तु पे 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पे 20% की हानि होती है तो कुल हानि क्या होगी, ये अपने को बताना है। आराम से लगाइए, 20 सेकंड का टाइम है, अच्छे से लगाइएगा, गलती मत करिएगा। चलिए देखिए, पहले का SP 960 है और उस पे हमें क्या हुआ है, उसकी सीपी पे हमें 20% का लाभ हुआ है, तो 120% हो जाएगा। तो यहां से सीपी कितनी बनेगी 800, तो प्रॉफिट कितना होगा 160, यानी पहले पे प्रॉफिट 160 रुपए है। कैसे आया, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 960 है, क्रय मूल्य इससे हल कर रहे तो 800 आ रहा है, ये 100 का गुणा हो जाएगा 800, तो इनका अंतर ही तो लाभ होता है, 160 रुपए का अपने को लाभ हो रहा है, पहला हुआ। दूसरे में हमें क्रय मूल्य ही कह रहा है 960 है, तो इसका 20% नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो 160 का सीधा सीधा 20% निकालेंगे अपन, तो ये कितना बनेगा 192 रुपए, यानी दूसरे पे हमें लॉस हुआ है 192 रुपए का। एक प्लस हो रहा है 160, एक माइनस हो रहा है 192, यानी ओवरऑल लॉस हुआ कितने रुपए का 32 रुपए का। डिफरेंस देखेंगे इस पे तो आंसर हो जाएगा आपका 32। आसान क्वेश्चन है, नंबर ऐसी है कि आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन लगाइए, अच्छा क्वेश्चन ये भी एलसीएम एचसीएफ का। कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 30 तथा 5 है, यदि उनका योग 25 है तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन कई आप लगा चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी लगाइएगा, 10 से 12 सेकंड में। संख्याएं इतनी छोटी हैं कि नंबर भी आप तो ढूंढ के बता सकते हैं, ठीक है। संख्या क्या बनेगी 10 15, फिर भी देखते हैं कैसे। हमें महत्तम 5 दिया है तो हम संख्या क्या बनाते हैं 5x 5y, लघुत्तम क्या बनेगा 5xy, कितना दिया है 30, यानी 2xy का गुणा 6 आना चाहिए। कब कब आएगा, 1 गुणे 6, दूसरा 2 गुणे 3, दोनों रख के देखते हैं। तो पहले वाले में नंबर बन रहा है 5 और 30, और दूसरे से नंबर बन रहा है 5 का गुणा करके 10 और 15, ये जोड़ने पे तो 35 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया क्योंकि हमको जोड़ने पे क्या चाहिए 25, तो 15 और सॉरी यहाँ पे 15 है, ये 10 और 15 जोड़ने पे 25 आ रहा है, तो हमें इन्हीं का अंतर बताना है। तो 15 10 का अंतर कितना होगा 5, वैसे ये नंबर डायरेक्ट निकाल लें, उससे अच्छा कुछ नहीं, ठीक है। बाकी ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, तरीका भी मैंने बता दिया। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, टाइम एंड वर्क का फिर से आ गया आसान क्वेश्चन।
कह रहा है 40 मैकेनिक एक बाइक की मरम्मत 56 दिन में कर सकते हैं, तो 32 मैकेनिक उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 सेकंड में लगाइए। चलिए, तो कह रहा है 40 मैकेनिक एक बाइक की मरम्मत 56 दिन में, तो सर ये वर्क हो गया। अब इसे 32 मैकेनिक कितने दिनों में, बस इसको सॉल्व करना है। तो 8 से डिवाइड करिए 7, 8 से डिवाइड करिए 4, 4 से डिवाइड करिए 10, तो 70। कितना आंसर आएगा? 70 दिन। आसान क्वेश्चन। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, लगाइए। परसेंटेज का क्वेश्चन है, 15 सेकंड में लगाइए। कह रहे यदि एक्स वाई से 80% अधिक है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम होगा? 15 सेकंड ज्यादा है वैसे, फिर भी लगाइए। चलिए, तो कह रहा है इसके लिए अपन ने परसेंटेज में पढ़ाई है, कैसे लगाना है, बस सीधे इस पे रख देना है। तो 80% अधिक है तो 80/180 हो गया। तो सर इसका आंसर क्या बनेगा? 100% का तो रहेगा ही। 24 जा 29 जा 1/9 11.11, तो 44.44 क्या हो जाएगा? 4/9। रशी फोकस ध्यान रखें, आसानी से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, टाइम स्पीड डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन है, आराम से लगाइए। 25 सेकंड का टाइम। कह रहा है एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तथा उसकी गति प्रत्येक घंटे के अंत में 7 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ जाती है, तो 225 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वह कितना समय लेगी? है ना। ऑप्शंस हैं आपके पास 4 और टाइम है आपके पास 25 सेकंड। चलिए देखिए, इसको वैसे ऑप्शन से थोड़ा ध्यान दो तो 13/2 का मतलब क्या हुआ? लगभग 6.5, ये 7, ये 6 और ये क्या हुआ? 5.5। तो कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन 5 के ऊपर थे, तो आप 5 का एक अंदाजा ले लीजिए, क्योंकि हर 1 घंटे बाद उसकी स्पीड 7 बढ़ेगी, पर 25 तो हमेशा रहेगी। माने 25 हम 5 घंटे चला लेते हैं, तो 25 5 घंटे से कितना बनेगा? 125। और फिर बढ़ कितना रहा? 1 घंटे बाद 7, फिर 7 और बढ़ेगा तो 14, फिर 21, फिर 28। अब इनको जोड़िएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया आपका? 21 21 42। अब 42 और 28 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा आपका? 70। इसको जोड़िए तो कितना बनेगा आपका? ये 225, सॉरी 195। कितना बना? 195। यानी आप 5 घंटे में 195 किलोमीटर चल चुके हैं। अगले घंटे क्या होगा? अगले घंटे आपकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? 35 बढ़ जाएगी। और पहले से थी कितनी? 25, यानी टोटल कितनी हो जाएगी? 60। आपके पास बची दूरी कितनी है? 225 टोटल जाना था, 195 आप चल चुके हैं, तो बची कितनी? 30। अब ये 30 किलोमीटर को आप तय कर रहे हो 60 की स्पीड से, तो आधे घंटे लगेंगे ना। यानी 5 घंटे में 195, अगले आधे घंटे में पूरा 225 हो जाएगा। इसलिए आंसर तो ये होगा 11/2, यानी 5.5 घंटे। अब एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका क्या होगा? सर हर घंटे की दूरी बना लीजिए, पहले घंटे वो जाएगा, अब 1 का गुणा करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 25 गुणे 1 मैं लिखूं 25, क्या मतलब? सीधे 25, जो स्पीड है वही उतनी दूरी होगी। क्यों? क्योंकि 1 घंटे की बात हो रही है। तो अगली 32 हो जाएगी। हर बार क्या करना है? 7 बढ़ाना है। फिर कितना हो जाएगा? ये 39। फिर कितना हो जाएगा? ये 46। फिर कितना हो जाएगा? ये 53। इतने में ऐड कर लीजिए, इतने में ऐड कर लीजिए कितना हो रहा है, क्योंकि हमें ऑप्शन से ये अंदाजा तो लगाना है कि जाना कहां तक है। तो ऑप्शन हमें बता रहा है 5 से ज्यादा जाना है, तो 5 तक पहले देख लेते हैं। तो इन सबको ऐड करिए, कितना आ रहा है? ये
है ना। इन सबको ऐड करें, 5 2 9, 5 2 7, 7 9 16, 6 22 3 25, कैरी 2 चला गया, 4 3 7, 3 10, 4 14, 5 19, 195 यहाँ भी हुआ। अगली स्पीड क्या होने वाली है आपकी 60, पर आपके पास दूरी कितनी बची है 30, तो कितना पूरा घंटा थोड़ी लगेगा, आधा घंटा लगेगा। तो 1 2 3 4 5 पूरे पूरे, और छठवां घंटा केवल आधा लगेगा, इसलिए 5.5 घंटे। एपी भी लगा सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको एन ही निकालना है, तो एपी थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, है ना। सिंपल कैलकुलेशन करिए, ऑप्शन से थोड़ी मदद लीजिए। चलिए लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है 15, एवरेज का ही क्वेश्चन है पर ठीक क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैं 20 सेकंड देता हूं। लगाइए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 कर्मचारियों और 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन 80,000 है। 1,80,000 वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा बदल दिया जाता है। यदि अब औसत मासिक वेतन 78,500 हो जाती है, तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन कितना है, ये आपको बताना है। आराम से लगाइए, 20 सेकंड का टाइम। चलिए देखिए, किसी के आने से एवरेज घट रहा है या किसी के जाने से एवरेज घट रहा है, दोनों ही केस में क्या होता है, हम इस बात का ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति जा रहा है इसका मतलब उसकी सैलरी ज्यादा है, और जो व्यक्ति आ रहा है उसकी सैलरी कम है, क्योंकि यहां पे रिप्लेसमेंट हो रहा है। एक व्यक्ति की जगह जिसकी सैलरी 1,80,000 थी, उसकी जगह एक नया व्यक्ति आ रहा है, उसी नए व्यक्ति की हमको सैलरी बतानी, बाकी तो वही है ना। अच्छा, उसके आने से फर्क क्या हुआ कि 80,000 जो था वो 78,500 हो गया, यानी कितना घट गया, कितना घट गया, 1,500 रुपए एक व्यक्ति का घट गया। हर एक व्यक्ति का 1,500 रुपए घटा, तो टोटल कितने व्यक्ति थे, 30 यहां 5 यहां, तो टोटल सर 35 लोग थे, और 3500 लोगों का 1,500 घट गया, क्योंकि एवरेज घटने का मतलब सबका उतना अमाउंट माइनस होगा। तो अच्छा, 35 गुणे 1,500 से टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, ये अपन निकाल लेते हैं। सर ये बन रही है 52,500। ये क्या है, इतना पैसा कम पड़ गया, ये चला गया, इसकी जगह जो आ रहा है उसके आने से इतना पैसा कम पड़ गया टोटल में, यानी जो व्यक्ति आ रहा है उसकी सैलरी इस पुराने वाले व्यक्ति के सैलरी से इतनी कम है, 52,500 कम है, किससे, 1,80,000 से। तो इसको अपन जब माइनस कर देंगे तो जो डेटा आएगा वही हमारा आंसर होगा, यानी 1,27,500। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। उम्मीदें समझ आ गया होगा। तो यहां रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो जो जा रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, कैसे पता चल गया, क्योंकि एवरेज हमारा घट रहा है। अगर यही बढ़ रहा होता तो जो आ रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा होती, तो फिर अपन यहां माइनस की जगह वही चीज प्लस करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 16th क्वेश्चन, पार्टनरशिप। फिर से क्वेश्चन कह रहा है KLM क्रमशः 15 20 27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 10,230 रुपए का लाभ कमाते हैं, तो के तथा एल के हिस्सों के मध्य अंतर क्या है, ये हमको बताना है। उनके मध्य अंतर क्या है, ध्यान रखिएगा, ये बताना है। 15 सेकंड में लगाइए इसको। चलिए, तो पार्टनरशिप का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, रेशियो कितना है, 15 20 27। तो पहले डिनोमिनेटर क्या होगा, इनका टोटल वो कर लीजिए, कितना हुआ, 47 5 52 10 62 62। सर डिनोमिनेटर तो 62 आएगा। बांटना किसको है, 10,230 रुपए को बांटना है आपको।
ठीक है। अच्छा, अब क्या लाना है हमें? अंतर किसके बीच में? K तथा L के बीच में। तो KLM में क्रम कुछ ऐसा है, तो इनके बीच में रेशियो में देखो कितना अंतर है, 20-15, 5 का अंतर है। बस सर ये हल करना है। 5/62 कितने का? 10,230 का। अब इसको थोड़ा सिंपल करिए तो ये अपना मेरे ख्याल से 31 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 31 का ये 2 गुना हुआ, 31 से ये 3 गुना 93, फिर से 31 का 3 गुना 93, 0, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका? 165, है ना? 165 ही बनेगा ना? हाँ जी बिल्कुल। अब 5 गुना इसका कर दीजिए तो 825, 16 का 16 पंचे 80 और 5 25, 825 रुपए। ये क्या है? अंतर है किनका? के तथा एल के हिस्सों का। चलिए बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, 25 सेकंड का टाइम है आपके लिए, आराम से लगाइए। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तथा उनके आधारों का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ये आपको बताना है, हाइट का रेशियो बताना है। सॉल्व करिए। चलिए तक में आ जाना चाहिए। देखो पहली बात तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि यहां बात आधार और ऊंचाई की हो रही है, इसलिए अपन ये सूत्र को पता रखें, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, दो त्रिभुज हैं तो दोनों के बेस और हाइट अलग अलग हैं, तो ऐसा कुछ है। और हमें रेशियो आपने किस चीज का दिया है? उनके क्षेत्रफल का ही दिया है, तो इसलिए हम क्षेत्रफल के सूत्र का ही रेशियो बना दिए। अब इस बात तो क्लियर हो रही है सर 1/2 कैंसिल हो जाना है। आपने आधारों का रेशियो दिया है तो B1 B2 आधार ही तो है, तो ये 3-4 हो गए। ये क्या हो गए? 3 और 4। इनको इधर भेज दीजिए क्रॉस, तो H1 H2 का रेशियो बन जाएगा कितना? 2-3। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2-3। क्लियर हुआ? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बनना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन हमारा आज का। 18th क्वेश्चन लगाइए अच्छे से। रेशियो का क्वेश्चन है, कॉइन्स वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कई सेटों में इनको लगाया है, इसलिए थोड़ा उम्मीद है जल्दी लगाएंगे आप। 15 सेकंड फिर भी टाइम है। कह रहा है एक थैले में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के के रूप में 840 रुपए हैं, तो 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के 8:1:5 के अनुपात में है, तो थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे? चलिए तो यहाँ पे 1 रुपए 2 रुपए इनके डिनोमिनेशन हैं सिक्कों के, और इनका जो रेशियो है 8:1:5 किस चीज का है? सिक्कों की संख्या का। और ये क्या है? टोटल मनी। तो टोटल मनी सिक्कों की संख्या से नहीं बटेगा, सिक्कों की वैल्यू से बटेगा। तो वैल्यू कितना है सर? 8 सिक्के 1 रुपए के तो 8 रुपए बनेंगे, 1 सिक्का है 2 रुपए का तो 2 रुपए बनेंगे, 5 सिक्के 5 रुपए के तो 25 रुपए बनेंगे। ये उनकी वैल्यू का रेशियो हुआ। इसमें अपन 5 रुपए का पता करना है तो 5 रुपए की वैल्यू रखते हैं, 25 बटे टोटल वैल्यू कितना? 35। और ये डिवाइड किसको करना है? टोटल मनी 840 को। तो 5 से 5 ये 7, 7 से ये 12, यानी टोटल 600 रुपए बना। ध्यान दीजिएगा 600 सिक्के नहीं है, 600 रुपए के सिक्के हैं। कौन से? 5 रुपए वाले। तो एक 600 रुपए बनाने के लिए कितने 5 के सिक्के लगेंगे उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा? 120। तो थोड़ा सा
ध्यान रखना है कि हमें क्या बताना है, 5 रुपए के सिक्कों ने कितना रुपए बनाया, तो आंसर 600, लेकिन 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो आंसर 120। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है अपने को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन आज का लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। कह रहा है एक दुकानदार एक कूलर को 15% की छूट पर बेचता है। यदि वह 19% की छूट देता है तो 332 रुपए कम कमाता है। तो कूलर का अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको पता करना है। पंद्रह सेकेंड से ज्यादा मत लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए अब तक में लगना चाहिए। देखो, जितना डिस्काउंट कम होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो पहले 15% का डिस्काउंट था, अब 19% का डिस्काउंट है, यानी 4% का अंतर आ रहा है। यानी ये जो 4% बढ़ाने पड़ रहे हैं डिस्काउंट के, वो उस दुकानदार के नुकसान है, यानी उतना पैसा वो कम पाएगा। किसका 4% डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्क प्राइस पे, यानी मार्क प्राइस का 4% पैसा वो कम पाएगा, जो कि रुपए में कितना है, 332। अब इसको आपको क्लियर कर लेना है बस। 4 8 32, 4 3 12, 2 00 उधर चले जाएंगे तो 8300 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जितना डिस्काउंट आप बढ़ाओगे आपको प्रॉफिट उतनी कम होगी, है ना, इस बात का आपको ख्याल रखना है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले और आखिरी क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगाइए। 23, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर है ना, इसको शामिल मत करिएगा, संख्याएं यहां से हैं। 23, 27, 29, 36, 47 तथा x का औसत 35 है, तो x का मान बताइए कितना होगा, ना, ये क्वेश्चन नंबर लगाइए। एक सेट पे हम लोगों ने औसत पे बात भी की थी, कैसे जल्दी निकालना है इसको। बाकी ट्रेडिशनल तरीका भी यहाँ पे आसान है क्योंकि नंबर छोटी है। चलिए तक में आना चाहिए। देखो एवरेज कितना है, 35, तो हमें क्या करना चाहिए, ये चेक करना चाहिए कौन एवरेज से कितना ज्यादा या कम है। जो कम है उसको प्लस करके औसत के बराबर बनाएंगे, और जो ज्यादा है उससे माइनस करके औसत के बराबर लाएंगे। तो 23 35 से कम है, कितना कम है, तो सर इसको 12 देना पड़ेगा, तो ये औसत के बराबर हो जाएगा। 27 को कितना दिया जाए, सर 8 दे दीजिए तो औसत के बराबर हो जाएगा। 29 को आपको 6 देना पड़ेगा। 36 को सर ये एक ज्यादा हो गया तो इससे एक माइनस करना पड़ेगा। 47 कितना ज्यादा हो गया है, 12 ज्यादा हो गया है सर, तो ये 12 से 12 गया, 8 6 14 और 1 माइनस करके 13, यानी हमारा आंसर प्लस में आ रहा है। मतलब हमारा जो नंबर होगा हमारे औसत से 13 ज्यादा होना चाहिए। तो कितना हो गया, 35 और 13 48। और दूसरा तरीका टोटल करके भी कर सकते हैं कि सर 23 27 29 36 और इधर ही जोड़ देता हूं मैं 47 और x, इन सबको जोड़कर कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 से भाग करने पर 35 आना चाहिए। तो बराबर करके उसको भी कर सकते हैं, कोई बड़ी संख्या नहीं थी, पर मेरे ख्याल से ये वाला आप कैलकुलेशन थोड़ी ओरली कर सकते हैं, कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है। चलिए तो ये हुआ आज का सेट। आप लोगों से मुझे एक चीज और पूछनी है, जैसे मान लीजिए हम लोग CHSL स्टार्ट करने वाले हैं, तो CHSL में हम लोगों ने देखा है कि मैथ और रीजनिंग दोनों को लेके चलने की बात हुई है। तो मैथ और रीजनिंग दोनों इकट्ठे सेट लगाने पे टाइम ज्यादा लगेगा, कारण क्योंकि देखो क्वेश्चन का लेवल भी इससे थोड़ा बढ़ेगा और उसे एक्सप्लेन करने में भी टाइम जाता है। तो अभी क्योंकि अभी अपने एडमिट कार्ड्स आए नहीं हैं, तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी अपन इसे अल्टरनेट कर लें,
एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, क्योंकि कितना भी करेंगे आप 50-60 मिनट एक सेट पे जाएगा, यानी मैथ्स का सेट लगाएंगे तो 50-60 मिनट जाएगा, और रीजनिंग का करेंगे तो भी 50-60 मिनट जाएगा। और कोशिश रहेगी कि लाइव सेशन हो, तो लाइव सेशन पे इंटरेक्शन भी होगा तो उस पर भी थोड़ा टाइम जाएगा। तो दोनों सेट एक साथ लगा पाना अभी मुश्किल है, लेकिन अगर मान लीजिए एडमिट कार्ड आ गए, एग्जाम काफी जल्दी हो गया, तो फिर अपन दोनों सेट कर लेंगे। स्टार्टिंग पे अभी अल्टरनेट कर लेते हैं, ठीक है। इस पे जो भी आपके विचार हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन पे अपने कमेंट करके बता दीजिएगा। आप बाकी जैसा चाहेंगे वैसा हम कर लेंगे। मेरा केवल इतना कहना है कि जो भी पढ़ाई हो वो 100% एफिशिएंसी से होनी चाहिए, है ना, बोझ नहीं लगनी चाहिए। मान लीजिए 2-2.5 घंटे का लाइव होने लगा तो आपको भी दिक्कत होगी, हमें भी होगी। तो अभी क्योंकि एग्जाम का कोई एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, कोई फाइनल डेट नहीं आई है, तो इसलिए अपन अल्टरनेट कर लेते हैं, और जब भी डेट आ जाएगी तो अगर लगता है कि सर बहुत जल्दी एग्जाम है तो अपन दोनों सेट साथ में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे। ये तो रही आज की बात। कल आखिरी सेट लगेगा एसएससी जीडी का, 15th सेट है वो, 300 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग सीएचएसएल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इस साल आप लोग को जॉब लेनी है, मतलब लेनी है, ठीक है। थैंक यू।